वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ थे हम लोग? रिमाइंडर, हम लोग शायद संसाधनों का वितरण, ऊर्जा संसाधन कर रहे थे शायद। तो ऊर्जा संसाधन में हमने कहाँ तक किया था? ओह, थैंक यू पुष्पेंद्र। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल, पेट्रोलियम, ये वाला शायद था। अब डिस्ट्रीब्यूशन में तो सिर्फ माइंस का नाम लिखना होता है, मैप बनाना होता है, कोयले का क्लासिफिकेशन, कोयले की उत्पत्ति, संसाधनों का संरक्षण, संसाधन की संकल्पना, संसाधन से संबंधित सिद्धांत, ये सब तो करवाया जा चुका है। लेकिन संसाधनों के वितरण की बात आएगी, वितरण एवं यूटिलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। तो ये तो आप लोगों को खुद भी करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। मेरी जो बाहर में स्टूडेंट्स जो मेरी आलोचना करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन ये हम कभी करवाते नहीं थे, और स्टूडेंट्स को बोलते थे कि भाई आप देख लो, एक मैप ही तो बनाना है, वर्ल्ड मैप, और प्रदेशों के अनुसार आपको वहाँ के माइंस का नाम याद रखना है, और किस संसाधन का किस आर्थिक सेक्टर में उपयोग हो रहा है उसका थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है इंडिया ईयर बुक से। तो डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन के लिए आप सिंपली एनसीईआरटी मैप अगर कर लो, या बुकलेट में वितरण को देख लो, या उनकी उपयोगिता को आप इंडिया ईयर बुक में देख सकते हो। इंडिया ईयर बुक में आप उसकी उपयोगिता को देख सकते हो। तो ये 3 स्रोत हैं जहाँ से आप बना सकते हो अपने नोट्स को। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी और याद भी रखनी होगी कि ये स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछ सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन, संसाधनों का वितरण किस प्रकार का है और उनकी उपयोगिता क्या है। स्टेट में तो ये पूछता है, आईएएस के एग्जामिनेशन में ये प्रश्न अब बिल्कुल नहीं पूछता है। जनरल स्टडीज़ में इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, लेकिन वो भी जब तक संरक्षण और संपोषणीय विकास और इस तरह उत्खनन से होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण, जब तक इतने सारे एंगल्स नहीं डालेगा तब तक प्रश्न नहीं बनाएगा। तो आप लोगों को ये बात समझनी है कि इस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए। अब इसमें आपको हम करवाते हैं, नहीं तो छोटी सी बात के लिए आजकल इतनी बातें सुनने को मिलती हैं कि जो थोड़ा सा ये छोटा बनाएंगे क्योंकि हमारा स्पेस नहीं दिख रहा है।
तो देखो, जब भी संसाधनों का वितरण आपको एग्जामिनेशन में लिखने आए तो आप सबसे पहले तो रीजन के रूप में उसको डिवाइड कर देना है। 1, 2, 3, 4, और ये लाइन इस तरह से डिवाइड कर दोगे तो ये है सेंट्रल एशिया, ये है वेस्ट एशिया, ये है तुम्हारा साउथ एशिया, और ये है आपका साउथ ईस्ट एशिया, और ये है आपका ऑस्ट्रेलेशिया। तो ये डिवीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको दिखाना, और ये वाला अगर ऐसे दिखाओगे तो ये हो जाता है CIS। एक क्या है? एंग्लो अमेरिका। 2 क्या है? लैटिन अमेरिका। 3 क्या है? 3 है आपका अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन। ये है आपका यूरोपियन यूनियन, इसको 5, और एशिया वाले भाग को हम लोग चुपचाप 6 मान लेंगे, जिसका छोटा छोटा डिवीजन है। यहां पर है ईस्ट एशिया, और ये है फार ईस्ट। जापान को और कोरिया को मिला करके फार ईस्ट कहा जाता है। यहाँ पर फिलीपींस वगैरह आइलैंड्स है ना। अब यहाँ से इसका एक डिवीज़न है, तो ये कनाडा है, ये US है। यहाँ पर भी कैरेबियन आइलैंड्स हैं फैले हुए इस तरह से, कैरेबियन से। यहाँ पर भी फाकलैंड आइलैंड्स, टीरा डेल फुएगा, कुछ आइलैंड्स को दिखाना है जहाँ पर रिसोर्सेज हैं। तो जब भी आप संसाधन को विश्व के संदर्भ में दर्शाओगे तो आपको वर्ल्ड मैप बनाना पड़ेगा और प्रादेशिकरण भी करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि कंट्री वाइज आप नहीं दिखा सकते हो। अगर देश वाइज दिखाने की कोशिश करोगे तो कितना बड़ा डिस्कशन हो जाएगा, ये आपके इमेजिनेशन से बहुत बियॉन्ड चीज़ें चली जाएगी, आप लिख ही नहीं पाओगे कभी भी। तो हम लोग सीधे सीधे एंग्लो अमेरिका, लैटिन अमेरिका के संसाधन, यूरोपियन यूनियन के संसाधन, अफ्रीकन यूनियन के संसाधन, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, इस तरह से वर्गीकरण कर दो। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? इस तरह का वर्गीकरण करने से आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। नहीं, अभी आपको हम सिखा रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप कैसे बनता है। मान लो कि डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का, या पूछा है कोल का, या पूछा है आयरन ओर का। यही पूछ सकता है, इससे अधिक कॉपर थोड़ी पूछेगा। या पूछ सकता है इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन, और इंडस्ट्रीज में आपको प्रिपेयर करना चाहिए आयरन एंड स्टील और कॉटन टेक्सटाइल। ये इतना ही आपको तैयार करना है और इसी पैटर्न पे तैयार करना है। तो ये विश्व के संसाधन और विश्व के उद्योगों का वर्णन यहां पर हो जाएगा। जैसे मान लो कि हम एक उदाहरण से आपको बताते हैं कि
कोल पढ़ाया था तो कोल को ही ले लेते हैं कि विश्व में कोयले का वितरण और उसका औद्योगिकरण पर प्रभाव। एक प्रश्न लिखो, विश्व में कोयला संसाधन का वितरण एवं औद्योगिकरण पर प्रभाव, या विश्व में कोयले का वितरण एवं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, लौह इस्पात उद्योग पर प्रभाव। इसके बाद बोर्ड का कलर ब्लैक कर देंगे। ये तो अब ब्लैक में नहीं है, वाइट में आ गया। तो कोयले में आप लिखना शुरू करो। पहला लिखो कनाडा। तो कनाडा में एल्बर्टा और सस्केचवान, एल्बर्टा एवं सस्केचवान में कोयले का भंडार है जो हाई बिटुमिनस कोल है, फिलिगो। तो कोयला हो गया। अब यहीं पे आयरन ओर देख लेते हैं। लिखो आयरन ओर का भंडार सेप्ट आइल्स, शेफरविले, सेप्ट आइल्स, शेफरविले, सेप्ट आइल्स, शेफरविले, देवनागरी में लिखो आराम से, एवं अमेरिका के झील क्षेत्र, सुपीरियर क्षेत्र, अमेरिका के झील क्षेत्र झील क्षेत्र पर प्राप्त होता है। देखो इस कारण से कनाडा की लौह अयस्क उद्योग झील क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। झील क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। लौह इस्पात उद्योग के मुख्य
कच्चे माल, लोहा एवं कोयला हैं। लोहा एवं कोयला है तथा अमेरिका के वृहत झील एवं सेंट लॉरेंस नदी अमेरिका के झील क्षेत्र एवं सेंट लॉरेंस नदी आंतरिक जलमार्ग का निर्माण करते हैं। अतः ओंटारियो, टोरंटो, क्यूबेक, जैसे नगरों में लौह इस्पात एवं जहाजरानी उद्योग का विकास हुआ है। जहाजरानी उद्योग का विकास हुआ है। ये उद्योग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होने के कारण, निर्यात उन्मुख होने के कारण बंदरगाहों के पास विकसित हैं। प्रमुख आयातक देश यूएसए एवं यूरोपियन यूनियन के देश हैं। यूरोपियन यूनियन के देश हैं। अब देखो, विश्व के परिप्रेक्ष्य में संसाधनों का वर्णन भी करना है और उद्योगों को भी दिखाना है, औद्योगिक प्रदेशों की भी चर्चा करनी है। तो क्या किया जाए कि बहुत ही कम मेहनत में इन सारे प्रश्नों का समाधान निकाल लें। उसी मेथड की बात आज हम कर रहे हैं और एंग्लो अमेरिका का उदाहरण आपके सामने है। फिर आप लिखिए, कनाडा का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश
सेंट लॉरेंस झील क्षेत्र है। सेंट लॉरेंस झील क्षेत्र है जहां क्यूबेक आयरन स्टील सिटी, जहाज रानी, मॉन्ट्रियल कॉटन टेक्सटाइल, आयरन स्टील, सांस्कृतिक नगर, क्यूबेक फ्रेंच कैपिटल कहते हैं, टोरंटो आयरन स्टील, जहाज रानी, पेट्रोकेमिकल, हैमिल्टन आयरन स्टील, विंडसोर WINDSOR, विंडसोर ऑटोमोबाइल, डेट्रॉयट ऑफ कनाडा कहते हैं, सैडबरी निकेल का सबसे बड़ा उत्खनन केंद्र है तथा यहाँ तांबा, जस्ता, चांदी, का स्मेल्टिंग पॉइंट, का स्मेल्टिंग केंद्र भी स्थापित है। फिर लिखो, अब लिखो पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस। ये मुख्य रूप से अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया में विक्टोरिया, सस्केचुआन बेसिन, नेल्सन बेसिन, में प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन के विशाल निक्षेप हैं। शेल गैस, शेल ऑयल, भी प्राप्त होते हैं। कनाडा हो गया, कनाडा में संसाधन भी करवा दिया, औद्योगिक केंद्र भी करवा दिया, लौह इस्पात भी करवा दिया। औद्योगिक प्रदेश आएगा तब भी आप लिख सकते हो। यहाँ का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश कहाँ है? झील क्षेत्र। तो आशा है कि आप हमारे इस मेथड से लाभान्वित रहेंगे और बहुत ही कम मेहनत में रिजल्ट बड़ा आएगा। क्योंकि आपको सिर्फ कनाडा पे तो नहीं लिखना है ना। अगर प्रश्न भी आएगा
तो विश्व में आएगा, और विश्व में अगर नहीं आता है तो पूरा नॉर्थ अमेरिका पे आएगा। तो सिर्फ कनाडा ही तो नहीं पढ़ना है कि कनाडा की छोटी छोटी बातों को पढ़ा जाए बैठ करके, अभी तो इतने सारे कॉन्टिनेंट पड़े हुए हैं। अब लिखिए आप यूएसए, यूएसए में आइए, देखो कोयला संसाधन पेंसिल्वानिया में एंथ्रासाइट, पेंसिल्वानिया में एंथ्रासाइट, उत्तरी एपलेशियन, दक्षिणी एपलेशियन में हाई बिटुमिनस, मिसिसिपी बेसिन में हाई बिटुमिनस, कोयले का विशाल भंडार है। लौह अयस्क, लेक सुपीरियर झील के पास, कियूना, वर्मिलियन, मेसाबी, वर्मिलियन, मेसाबी, कियूना। क्यूना नहीं है, क्यूना को काटो, क्यूना नहीं है, मेसाबी, वर्मिलियन। वर्मिलियन, फिर लिखो अल्बर्टा, रेड माउंटेन, अल्बर्टा, रेड माउंटेन में लोहे के विशाल भंडार हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ, लौह आयरन स्टील इंडस्ट्री, लौह इस्पात उद्योग झील क्षेत्र में विकसित है। झील क्षेत्र में विकसित है क्योंकि पेंसिल्वानिया से कोयला और सुपीरियर से लौह अयस्क तथा आंतरिक जलमार्ग एवं न्यू इंग्लैंड रीजन, उत्तर पूर्वी यूएस
में बाजार, प्राप्त था। इसलिए यहां पर लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ है। लिखो मुख्य केंद्र टोलेडो, मुख्य केंद्र टोलेडो। बफलो, बुफेलो की तरह लिखते हैं, बफलो। डेट्रॉयट, डेट्रॉयट में ऑटोमोबाइल भी है। मिलवॉकी, मिलवॉकी। डुलुथ, टोलेडो, डुलुथ, टोलेडो। शिकागो, गैरी बेल्ट, शिकागो, गैरी बेल्ट। स्टील नगर है। एक्रोन में एक्रोन में सिंथेटिक रबर का केंद्र है। सिंथेटिक रबर का केंद्र है। इस प्रकार सेंट लॉरेंस लेक रीजन अमेरिका का ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से, व्यापार आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। फिलिगो उत्तर पूर्वी अथवा न्यू इंग्लैंड
औद्योगिक प्रदेश इसके अंतर्गत बोस्टन से वॉशिंगटन तक कई प्रमुख औद्योगिक नगर प्राप्त होते हैं या सम्मिलित हैं। जो सन्नगर कोनर्वेशन अथवा मेगालोपोलिस के रूप में विकसित हो चुके हैं। फिलिगो यहां औद्योगिकरण का प्रारंभ कॉटन टेक्सटाइल से हुआ। आर्द्र जलवायु होने के कारण तंतु अथवा यार्न YARN यार्न का निर्माण सरल था। वैश्विक बंदरगाह विश्व व्यापार के लिए उपयुक्त थे। यहाँ के मूल निवासी यूके से आए। यूके से प्रवसित जनसंख्या थी। पेंसिल्वानिया में कोयला एपलेशियन क्षेत्र के फॉल लाइन FALL फॉल लाइन से जल विद्युत की आपूर्ति यूरोप से स्वच्छंद व्यापार तथा न्यूयॉर्क का झील क्षेत्र से
हडसन मोहाक गैप के द्वारा, हडसन नदी है, मोहाक जगह का नाम है, MOHAWGK, MOHAWGK या के दोनों सही है। हडसन मोहाक गैप, GAP गैप, से जलमार्ग से जुड़ा था। अतः यहां लौह इस्पात भी प्राप्त थी। जिसके कारण जहाज रानी उद्योगों का विकास हुआ। जहाज रानी उद्योगों का विकास हुआ। जहाज रानी उद्योगों का विकास हुआ। नेक्स्ट, फिलाडेल्फिया में फोटोग्राफी, बोस्टन में कॉटन टेक्सटाइल शिप बिल्डिंग, बाल्टीमोर, न्यू जेर्सी में भी कॉटन टेक्सटाइल, न्यूयॉर्क में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, शिप बिल्डिंग एक्सेट्रा। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भी इस क्षेत्र में व्यापक विकसित हैं। इस क्षेत्र में व्यापक विकसित हैं।
लिखो एक पैराग्राफ, एक प्रश्न बहुत पूछता है, लिखो कॉटन टेक्सटाइल उद्योग न्यू इंग्लैंड क्षेत्र से दक्षिणी राज्यों की ओर जैसे टेक्सास, ल्यूसियाना, एरिज़ोना, टेक्सास, ल्यूसियाना, एरिज़ोना की ओर विस्थापित हो चुका है, जिसके प्रमुख कारण हैं ए, न्यू इंग्लैंड रीजन में महानगरीकरण तथा कॉन्जेशन, पॉल्यूशन, भीड़-भाड़, प्रदूषण। दूसरा, उच्च लेबर कॉस्ट, श्रम दर उच्च होना, जिससे कॉटन टेक्सटाइल में लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। श्रम दर बहुत बढ़ गया क्योंकि नगरीकरण हो गया, बहुत सारे अन्य उद्योग आ गए। नेक्स्ट लिखो, प्रिसीजन मेकिंग इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, उपभोक्ता संबंधी औद्योगिक उत्पाद्य, नगरीय उत्पाद्य, कंज्यूमर गुड्स, मार्केटेबल गुड्स, नगरीय मांग पर आधारित उद्योग का अधिक विकास हुआ। फिर लिखो ओल्ड मशीनरी, पुराने उद्योग थे सब 18वीं 19वीं शताब्दी के, तो नई फैक्ट्रियां लगानी थी तो वहां से लोगों ने हटा लिया, तो पुरानी मशीनरीज। नेक्स्ट लिखो, दक्षिणी राज्यों में शुष्कता के कारण तंतु टूट जाते थे। शुष्कता के कारण तंतु टूट जाते थे, जो कॉटन टेक्सटाइल के विकास के बॉटलनेक्स माने जाते थे। कॉटन टेक्सटाइल के विकास के अवरोधक माने जाते थे, परंतु प्रशीतलन के विकास, एयर कंडीशनिंग, प्रशीतलन के विकास से एवं अश्वेत जनसंख्या
जो सस्ते श्रमिकों को, अश्वेत जनसंख्या जो सस्ते श्रमिकों को क्या आपूर्ति करती है, इस क्षेत्र में कॉटन टेक्सटाइल को, कपास वस्त्र उद्योग को लाभकारी बनाती है, लाभकारी बनाती है। अब लिखो नेक्स्ट। तो अमेरिका में 2 औद्योगिक क्षेत्र का हमने वर्णन कर दिया। तीसरा औद्योगिक क्षेत्र होगा अल्बर्टा, जहां लौह इस्पात उद्योग है। दक्षिणी एपलेशियन से कोयला, एवं जल विद्युत, रेड माउंटेन से लोहा, लौह अयस्क, मिसिसिपी नदी का जलमार्ग, मिसिसिपी नदी का जलमार्ग, इस औद्योगिक प्रदेश के विकास के मूल कारक हैं। देखो औद्योगिक प्रदेश नंबर 4, औद्योगिक प्रदेश नंबर 4 कैलिफोर्निया, पश्चिमी तट, दक्षिण पश्चिम तट कैलिफोर्निया। लिखो सैन जोक्विन वैली में पेट्रोलियम, सैन SAN, जोक्विन JAOQUIN, सैन जोक्विन घाटी में पेट्रोलियम। सियरा नेवाडा क्षेत्र में यूरेनियम, तांबा, यहां भूमध्य सागरीय जलवायु है। अतः शराब निर्माण उद्योग, गेहूं एवं फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण एवं दुग्ध उद्योग, दुग्ध उद्योग विकसित हैं।
दुग्ध उद्योग विकसित है, परंतु शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जैसे सैन डिएगो, सैन ओजे, ओजे को जोस लिखते हैं, JOSE, सैन डिएगो, सैन ओजे, IT इंडस्ट्री, लॉस एंजलिस, सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को, हॉलीवुड, लास वेगास, कैसीनो सिटी, अब लिखो अमेरिका में पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस तो इसमें लिखो पेंसिल्वानिया में ड्रेक, तितुसविले, पेंसिल्वानिया में तितुसविले में सर्वप्रथम पेट्रोलियम प्राप्त हुआ। तितुसविले में सर्वप्रथम पेट्रोलियम प्राप्त हुआ। दूसरा रीजन है, लिखो मिसिसिपी बेसिन में पेट्रोलियम है। तीसरा है गल्फ कोस्ट ऑफ US, टेक्सास, लुसियाना में पेट्रोलियम है। फिर है सैन जोक्विन वैली, कैलिफोर्निया, अभी बताया था, सैन जोक्विन वैली, कैलिफोर्निया। तो ये था तुम्हारा पूरा एंग्लो अमेरिका। इसी तर्ज पर आपको करना है, लिखो यूरोपियन यूनियन, CIS यानी रूस वाला पार्ट,
चाइना और जापान। जो आपको हम एक अलग मेथड से करवा देते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे देखो, चलते हैं यूरोपियन यूनियन में, तो यहां पे है राइन इंडस्ट्रियल रीजन। सबसे बड़ा जो रीजन है वह है राइन इंडस्ट्रियल रीजन। अब कारण क्या है इसका? तो पहला कारण है रूर सार कोल बेल्ट। रूर और सार में कोल बेल्ट है। दूसरा है इर्जबर्ग माउंटेन, जहां पर आयरन ओर मिलता है। तीसरा कारण है इनलैंड वाटरवे। जो राइन नदी है वो तो नदीय जलमार्ग का निर्माण करती है, विश्व का सबसे सघन बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे है। चौथा कारण है नगरीकरण। अब यहां पे और पांचवा कारण है रॉटरडैम। रॉटरडैम जर्मनी में नहीं है, लेकिन रॉटरडैम है राइन नदी के मुहाने पर। तो रॉटरडैम एक आंत्रपौत है, एक आंत्रपौत है। आंत्रपौत क्या होता है इसको भी लिख लो, एग्जाम में आ सकता है। यह होता है वैश्विक बंदरगाह। वैश्विक बंदरगाह होता है, प्लस ये होता है ट्रांस शिपमेंट स्टेशन, प्लस ये होता है एक व्यापारिक नगर। यहां पर प्राप्त होती हैं वित्तीय सेवा। यहां पर होता है रिफ्यूलिंग स्टेशन, और यहां पर होता है इंटरनेशनल मनी एक्सचेंज। तो ऐसे बंदरगाह जहां पर इस तरह की विशेषताएं हैं, उसको हम लोग 6 विशेषताओं को मेनली याद रखना। प्लस यहां पर जहाज रानी उद्योग एक और है। 7वां है शिप बिल्डिंग। मरम्मत करना हो, कुछ करना हो, शिप बिल्डिंग उद्योग भी होता है। तो इसको आंत्रपौत कहते हैं। अब आंत्रपौत का एक उदाहरण तो रॉटरडैम है, दूसरा हो जाएगा सिंगापुर, तीसरा हो जाएगा मॉन्टेविडियो, फिर हो जाएगा कैलेओ, और हो जाएगा इसका उदाहरण वॉलपैराइसो। ये सब आंत्रपौत होता है। आंत्रपौत का एक और विशेषता हो सकता है कि यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग पर होता है। आंत्रपौत पर एक बहुत अच्छा शॉर्ट नोट बना करके मुझे भेजो। भेजोगे या नहीं?
जैसे मैंने एक तो लिखवा दिया मॉडल आंसर की तरह, अब यूरोपियन यूनियन पे आपको अगर फैक्ट भी दे देंगे तो आप उसको लिख लोगे, है ना। लेकिन हमारा यहां पर है कि आप आंत्रपौध के विषय में आप जानो, इसकी 8 विशेषताओं को जानो, प्लस इसमें एक और लिख सकते हो, ये वित्तीय सेवा लिख दिया है ना, यहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज भी होता है, बैंकिंग, फाइनेंस, सारी तरह की वित्तीय सेवा होती है। और ये व्यापारिक नहीं, अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नगर है। लिख लिया? जैसे ही लिख लो मुझे इंडिकेट करो। कैसे भेजना है? हमारे व्हाट्सएप पे भेजना है। $9891290953 इस पे शॉर्ट नोट्स लिख करके मुझे आंत्रपौध पर भेजो। मुझे देखना है कि आपकी हिंदी कैसी है, आप इलेबोरेट कितना कर पाते हो। भौतिक भूगोल में हम आंसर राइटिंग पे सारी जिम्मेदारी हमारी रहती है। मानव भूगोल में, आर्थिक भूगोल में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आंत्रपौध क्या है। और अभी आप कर रहे हो कि औद्योगिक प्रदेश क्यों विकसित हुआ राइन इंडस्ट्रियल रीजन का। अब यहां पे कौन कौन से नगर हैं? वो है स्टुटगार्ट, कोलोन, फ्रैंकफर्ट, एसेन, बोन। तो ये नगर है मेनली। इन सभी नगरों में एक खास बात है, आयरन एंड स्टील प्लस जहाज रानी, शिप बिल्डिंग, आयरन स्टील और शिप बिल्डिंग। तो ये यूरोप का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। तो यूरोपियन यूनियन के बाद आइए, और अब आपको एक और करवा देते हैं, जापान। जापान के इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं? जापान में है क्वांटो प्लेन्स, किंकी प्लेन्स और नागोया। 3 रीजन्स को, औद्योगिक प्रदेश को याद रखना। क्वांटो में है टोक्यो, योकोहामा
कावासाकी, और यहां पर है आयरन स्टील, शिप बिल्डिंग, कॉटन टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, 4 इंडस्ट्रीज यहां है। किंकी में है कोबे, ओसाका, और वहां का जो कल्चरल कैपिटल है उसको क्या कहते हैं, क्या नाम है यार, बनारस को क्या बोला गया था, बनारस को जापान का वो बनाएंगे, कोबे, ओसाका, लिख के भेजो। तीसरा सिटी यहां पे कभी कभी देखो इतनी छोटी सी बात दिमाग से निकल जाती है। कोबे, ओसाका, कल्चरल कैपिटल, पूर्व कैपिटल जापान का, किसी को नहीं पता? अरे यार 3 सिटी है ना किंकी प्लेन में, कोबे, ओसाका, वहां का कल्चरल कैपिटल जापान का जो टोक्यो से पहले राजधानी थी। उप्स, तुम लोग को भी याद नहीं आ रहा लग रहा है। कोबे में वही है, आयरन स्टील, कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क इंडस्ट्री। ओसाका में है शिप बिल्डिंग और सिल्क इंडस्ट्री। नागोया को बोलते हैं डेट्रॉयट ऑफ जापान। तो नागोया के पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है। क्योटो, हाँ क्योटो बिल्कुल सही, क्योटो है। क्योटो में है आयरन स्टील, सिल्क, शिप बिल्डिंग, यही सब है। तो जापान में ये 3 औद्योगिक प्रदेश हैं। अब आओ चाइना। अगर चाइना में हम आएंगे तो पहला है मकडेन ट्रायंगल। ये जापान का कॉलोनी था, जापान का उपनिवेश था मकडेन ट्रायंगल। ये है, इसका लोकेशन है साउथ मंचूरिया, साउथ मंचूरिया, और यहां पे आयरन स्टील का सबसे बड़ा केंद्र है। आन शान, फूशून, हानयान, हैंगकाओ, ये सब यहां पे इंडस्ट्रियल सिटीज हैं। शांगसी, शांगसी से आता है कोल, और बाओ टाओ एंड शानडोंग से आता है आयरन ओर।
बाओटाओ शानडोंग से आयरन ओर आता है। तो मकडेन ट्रायंगल तुम चाइना का दिखा सकते हो, वहाँ का ये सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है। तो ऐसे ही जापान, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इस तरह से आपको दिखाना है। अब आ जाओ CIS में आ जाओगे तो पहला है मॉस्को, टूला, गोर्की का नया नाम है निज़नी नोवोग्राड। ये वहां का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है, मॉस्को, टूला, गोर्की। यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल, कॉटन टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा उद्योग विकसित है मॉस्को, टूला, गोर्की रीजन। दूसरा है यूराल, साउदर्न यूराल, ये है आयरन एंड स्टील के लिए दक्षिणी यूराल। यहां पर है मैग्नीटोगॉर्स्क, निज़नी तागिल निज़नी तागिल, सिरो, सब आयरन स्टील सेंटर्स है दक्षिणी यूराल का। ये काटरिनबर्ग, ये सब मेन सिटीज है जहां पर आयरन स्टील सेंटर मिलता है। अब यहां पर लोहा कहां से आएगा? तो लोहा तो खुद इन्हीं पर है, इन सिटीज के आसपास में ही लोहा मिलता है। कोयला कहां से आएगा? कोयला आएगा कुजबास क्षेत्र से, जिसको हम लोग कहते हैं नोवो कुजनेत्स्क हो या उसी को कुजबास कहते हैं, वहां से कोयला आता है। तो अब देखो साउदर्न यूराल में क्या है? लोहा। कुजबास में क्या है? कोल। इसको देखो और समझो। और बीच में क्या चल रही है? कौन सा है ये? क्या है ये? ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। बीच में चल रही है ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। इस स्टेशन से इस स्टेशन को जोड़ रही है, यानी यूराल को, साउदर्न यूराल को कुजबास से जोड़ती है। तो कुजबास इसको क्या सप्लाई करेगा? कोल। और यहां से यहां क्या जाएगा? आयरन। तो इसी को कहते हैं, जो रेल यहां से यहां गई, कोयला लोहा डाली, यहां से कोयला भर के वापस यहां आ गई, तो सोचो ये परिवहन कॉस्ट पे कितना कम पड़ रहा है खर्च, और दोनों क्षेत्र में आयरन स्टील डेवलप हो गया। इसी को कहा जाता है कुजबास यूराल लिंक। इस शब्द को भी याद रखना, जैसे आंत्रपौत बताया वैसे ही कुजबास यूराल लिंक, इसको भी याद रखो।
आशा है कि इस बार हिंदी माध्यम की वो शिकायत दूर हो जाएगी कि आलोक रंजन सिलेबस का कुछ भाग छोड़ देता है। खुजवा सिराल लिंक समझ में आया या नहीं आया? तो ये था आपका विश्व का औद्योगिक प्रदेश। इससे ज्यादा लिख ही नहीं पाओगे। अगर प्रश्न आ गया पीसीएस में भी या आईएएस में भी, तो औद्योगिक प्रदेश और लोहा कोयला का इतना वितरण जो मैंने बताया, ये बहुत है मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से। अब इसी पर एनसीईआरटी देख लोगे, कोई मटेरियल देख लोगे, 2-4 प्लेसेस और एक्स्ट्रा रट लोगे। अब कारागांडा में कोयला है, डोनबास में कोयला है, पिकोरा बेसिन में कोयला है, टुंगुस वैली में कोयला है। ये सब तो थोड़ा एनसीईआरटी के मैप में देखना पड़ेगा तो तुमको याद रहेगा। ओके, अब आपके लिए क्या पेश किया जाए? पेशे खिदमत है। एक बनाया था ना इंडिया का मैप, कहाँ चला गया? इंडिया का मैप नहीं आ रहा है मेरा। अच्छा ये है ना,
तो पूरा ब्लैक हो गया। चलो फिर से बना देते हैं। तो ऐसा करो कि संसाधन, आई होप, मुझे आशा है कि आप एनसीईआरटी से या बुक से देख करके कर लोगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।